हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा 10th क्लास का जो प्रथम अध्याय चल रहा था उसके आज 9वें पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में सोमवंश की बात की थी। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं आज सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं कि किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया था, किसने नींव डाली थी और कब डाली थी और कहां पर डाली थी। तो देखो, स्थापना की बात करें तो एक शिमुक नामक एक व्यक्ति था। ठीक है, जिसने कब 60 ईसा पूर्व में, शिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईसा पूर्व में कहां पर, आंध्र में, या हम कह सकते हैं गोदावरी और कृष्णा नदी के घाट में। ठीक है, यहां पर शिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। ठीक है, इसके अलावा जो सातवाहन वंश है इसको आंध्र वंश व सातवाहन इन दोनों नामों से जाना जाता है सातवाहन वंश को। ठीक है, शिमु के कार्यकाल की बात करें, ठीक है, तो शिमु का जो राज्यकाल की बात करें, इसका देखो 60 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा था, 37 ईसा पूर्व तक रहा था शिमुक। ठीक है, शिमुक की मृत्यु के बाद में एक नया शासक आता है जिसका नाम होता है सातकर्णी प्रथम। शिमु की मृत्यु के बाद में सातकर्णी प्रथम नया शासक आता है। ठीक है, जिसने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता में विस्तार किया था। शक्ति और सत्ता में जिसने विस्तार भी किया था सातवाहन वंश के। ठीक है, और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था सातकर्णी प्रथम ने। लेकिन सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में जो सातवाहन वंश है इसकी शक्ति में कमी आई थी, और इसकी शक्ति में कमी आने के कारण एक शक वंश था। शक वंश ने महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, वहां पर अपना शासन आरंभ कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के कारण सातवाहन जो वंश है उसकी शक्ति में कमी आई थी, जिसके कारण शक वंश ने यहाँ पर अपना शासन आरंभ कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर एक सातवाहन वंश का एक शासक आता है जो कि 27वां शासक होता है, जिसका नाम होता है यज्ञश्री। ये सातवाहन वंश का 27वां शासक होता है यज्ञश्री। ठीक है, ये आता है, इसने जो जिन क्षेत्रों पर शकों ने अधिकार जमाया हुआ था तो उन क्षेत्रों को यज्ञश्री ने काफी हद तक वापिस अपने कब्जे में कर लिया था, वापिस सातवाहन वंश के अधिकार में कर लिया था उन क्षेत्रों को। ठीक है, इस प्रकार ने यज्ञश्री ने अपने जो वंश कीर्ति है वो पुनः स्थापित भी की थी, और यज्ञश्री ने मुद्राएं भी चलाई थी यज्ञश्री ने। ठीक है, और मुद्राओं पर जलपोत अंकित मिलते हैं। अब जलपोत अंकित मिलने से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि जो सातवाहन वंश का जो साम्राज्य था वो समुद्रों तक भी विस्तृत था, समुद्रों तक भी फैला हुआ था सातवाहन वंश और यज्ञश्री का साम्राज्य। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जो सातवाहन जो वंश के जो शासक थे वो हिंदू अनुयायी थे।
हिंदू अनुयायी थे। सातवाहन वंश के जो शासक थे वो हिंदू अनुयायी थे और ये विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी दक्कन, पश्चिमी दक्कन में जो सातवाहन वंश के राजा हैं उन्होंने कई चैत्य व विहार, कई चैत्य व विहारों की स्थापना की थी, जिनमें से एक चैत्य कार्ले चैत्य जो कि सुप्रसिद्ध है, जिसकी 40 मीटर तो लंबाई है और 15 मीटर, 40 मीटर लंबाई और 15 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो कि एक सुप्रसिद्ध है, जो कि वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं कि चैत्य होता क्या है, विहार होता क्या है। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जो उसका जो शरीर होता है उसको जब जमीन में दफनाया जाता है, तो उस जिस स्थान पर शरीर को दफनाया जाता है उस स्थान पर एक समाधि के रूप में जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं। और ये दो प्रकार से बनाए जाते थे, एक तो पहाड़ को काटकर और एक खुली स्थान पर ईंटों व पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, और विहार की बात करें तो इन चैत्यों के पास में, इन चैत्यों के नजदीक में जो भिक्षु होते थे, उन भिक्षुओं को रहने के लिए जिन आवासों की स्थापना की जाती थी उन आवासों को विहार कहा जाता था। ठीक है, और इस जो सातवाहन वंश है, इस वंश का जो अंतिम जो शासक होता है वो कौन होता है, यज्ञश्री होता है। और यज्ञश्री का कार्यकाल कब तक रहता है, जो राज्यकाल है वो कब तक रहता है, 174 ईस्वी से लेकर 274 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इस प्रकार से यह था सातवाहन वंश। अगली क्लास में हम जिस वंश की बात करने वाले हैं उस वंश का नाम है गुप्त वंश। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में।